नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर भारती मालपाणी, पंडित लज्जा शंकर झा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर से। छात्रों, आज हम कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान अध्याय 6 वंशागति का आणविक सिद्धांत भाग 1 की पुनरावृत्ति करेंगे, जिसके अंतर्गत 6.1 डीएनए, 6.2 आनुवंशिक पदार्थ की खोज, 6.3 आरएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, सबसे पहले आप ये बताइए कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर एक अम्ल होता है जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल है क्या? ये क्या काम करता है? इसका हमारे शरीर में क्या रोल है, क्या भूमिका है? चलिए पढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने 1869 में की थी। केंद्रक के अंदर उन्हें एक अम्लीय पदार्थ मिला था जिसे उन्होंने न्यूक्लिन दिया था। जितने भी लिविंग बीइंग हैं, उन सभी लिविंग बीइंग्स में, सजीवों में देखें तो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और ये न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है, जिसमें नंबर 1 है डीएनए और नंबर दूसरा है आरएनए। और यह जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वास्तव में आनुवंशिक पदार्थ होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। सबसे पहले 6.1 डीएनए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, है ना। ये किसका बना होता है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। ये किसका बना होता है? इसमें 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? इसमें एक होता है नाइट्रोजन आधार, दूसरा होता है पेंटोज शर्करा और तीसरी होती है फास्फोरिक अम्ल। जब नाइट्रोजन आधार पेंटोज शर्करा से मिल जाते हैं तो इन दोनों के मिलने को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक अम्ल मिल जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो डीएनए होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती है, जिसमें अगर हम नाइट्रोजन आधार की बात करें तो 2 होते हैं, जिसमें एक पाइरिमिडीन होती है और दूसरा प्यूरिन। तो जो प्यूरिन होती है वो डबल रिंग वाली होती है, जबकि पाइरिमिडीन जो रहती हैं वो सिंगल रिंग वाले होते हैं। छात्रों, जैसा अभी मैंने बताया आपको कि पाइरिमिडीन एकल रिंग वाले होते हैं, सिंगल रिंग वाले होते हैं, जिसमें साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आते हैं, जबकि प्यूरिन डबल रिंग वाले होते हैं जिसमें एडेनिन और गुआनिन आते हैं, है ना। अब साइटोसिन की बात करें तो अगर हम डीएनए की संरचना देखते हैं तो इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से करते हैं, थाइमिन को टी से, यूरेसिल को यू से प्रदर्शित करते हैं, जबकि एडेनिन को ए से और गुआनिन को जी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो डीएनए में एक डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शर्करा होती है, एडेनिन होता है, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन तथा फास्फोरिक अम्ल होता है। जबकि आरएनए में देखें तो एक राइबोस शर्करा होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह यहाँ पर यूरेसिल होता है और फास्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है। छात्रों, डीएनए और आरएनए की अगर हम संरचना देखते हैं तो वो काफी हमको जटिल प्रतीत होती है, लेकिन इतनी जटिल होती नहीं है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान है। इसे हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एन क्षार मतलब नाइट्रोजन क्षार जो होता है, जिसमें हमने क्या लिया? नाइट्रोजन क्षार में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन का जो एन ग्लाइकोसिडिक बंध होता है
वो पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा मतलब 5 कार्बन वाली जो शर्करा होती है उसके पहले कार्बन के OH से जुड़ जाता है। सबसे पहले क्या करेगा, जो क्षार होगा वो पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन के OH से जुड़ जाएगा और जुड़कर क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। और जब फॉस्फेट समूह फॉस्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5वें नंबर के कार्बन से OH समूह से जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेता है ना। मतलब क्या करना है, सबसे पहले नाइट्रोजन क्षार जो होगा वो पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन के OH के साथ जुड़कर ग्लाइकोसिडिक बंध बनाएगा। जब ग्लाइकोसिडिक बंध बनेगा तो न्यूक्लियोसाइड बंध बन जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड हमारा बना है, ये न्यूक्लियोसाइड क्या का जो 5वें नंबर का कार्बन है वो फॉस्फेट समूह के द्वारा OH समूह से जुड़ जाएगा और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेगा। जब दो न्यूक्लियोटाइड 3rd एंड टू 5 एंड, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड रहेंगे तो एक 3rd एंड पर और दूसरा 5वें एंड पर फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर एक डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। इस तरह कई न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। छात्रों, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने ये रहती है कि हम 3rd एंड 5 एंड 5वें एंड से तीसरे एंड की और तीसरे एंड से 5वें एंड की हो जा रहे हैं। तो ये होता क्या है, तो यहाँ पर हम देखें कि जो बहुलक है, बहुलक क्या होता है, छोटी छोटी यूनिट्स थी, ये छोटी छोटी यूनिट्स आपस में मिलकर जब एक बड़ा अणु बना लेती हैं तो उसे हम लोग बहुलक कहते हैं ना। जैसे मोनोमर पढ़ा होगा आप लोग ने, एक लक होता है, एक लक मिलकर बहुलक बना लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से छोटी छोटी न्यूक्लियोटाइड्स अपन ने बनाई थी और ये न्यूक्लियोटाइड किसकी बनी थी, पेंटोज शुगर थी और नाइट्रोजन बेस था और फॉस्फोरिक एसिड। जब ये तीनों आपस में मिल गए तो मिलने से न्यूक्लियोटाइड बना था। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल गए तो वो कहलाने लगा हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में भी हम 5th एंड और 3rd एंड की बात कर रहे हैं। तो बहुलक में राइबोज शर्करा जो है उसके 5वें एंड पर, ये हमने लिया है 5वें एंड पर फॉस्फेट समूह मिलता है। ये देखिए, ये 5वें एंड पर हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमको, फॉस्फेट समूह मिल रहा है। तो यहाँ पर जो अगला ग्रुप होगा वो यहाँ पर जुड़ेगा तो उसे हम लोग कहते हैं 5वां एंड कहते हैं। जबकि दूसरा जो किनारा है शर्करा का, वहां पर हमको OH समूह मुक्त मिल रहा है, हाइड्रोक्सिल समूह, तो इसको हम तीसरा एंड कहते हैं। अर्थात जहां पर 5वां एंड होगा वहां पर फॉस्फेट समूह जुड़ा रहेगा और जो तीसरा एंड होता है जहां पर OH समूह होगा वो 3rd एंड कहलाता है। ठीक है ना। तो ये देखिए एक पूरी श्रृंखला हमने जोड़ी हुई है। तो एक तरफ से हमारा OH हाइड्रोक्सिल समूह फ्री है और एक तरफ हमारा फॉस्फेट समूह फ्री है। तो इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला जो न्यूक्लियोटाइड की रहती है वो जुड़ती चली जाती है और हमारा DNA बन जाता है। अब RNA में देखें तो RNA में राइबोज के 2nd एंड पर एक अतिरिक्त OH होता है। क्योंकि यहाँ पर हम DNA की बात कर रहे हैं तो डीऑक्सी है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन राइबोज में वो उपस्थित रहता है। इस कारण यहाँ पर 3rd एंड हाइड्रोक्सिल होता है, लेकिन RNA में राइबोज की जो 2nd एंड होती है वहां पर एक अतिरिक्त OH समूह भी स्थित होता है और वहां पर थाइमिन की जगह यूरेसिल हमको मिलता है। छात्रों, अभी हमने बात की कि न्यूक्लिक एसिड बने किसके होते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि DNA की जो द्विकुंडलित संरचना होती है वो कैसी होती है। तो DNA की अगर द्विकुंडलित संरचना का हम अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है जिसका आधार शर्करा फॉस्फेट का बना होता है। दोनों श्रृंखला प्रति समांतर ध्रुवता रखती हैं, मतलब एंटी पैरेलल होती हैं। एक अगर 5 एंड टू 3rd एंड की जा रही है तो दूसरी 3rd एंड टू 5 एंड की ओर जा रही है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा 3rd एंड मतलब जहां पर OH समूह होगा और 5 एंड मतलब जहां पर फॉस्फोरिक अम्ल होगा। दोनों श्रृंखला के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर एडेनिन के साथ थाइमिन और गुआनिन के साथ साइटोसिन होता है जो आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बंध होता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्योंकि एंटी पैरेलल है तो यहाँ पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं वो आपस में कुंडलित हो जाती हैं और उस संरचना का निर्माण कर लेते हैं। चलिए हम एक
आगे वाली स्लाइड में इसको देखते हैं कि ये द्विकुंडलित संरचना कैसे बनती है। छात्रों, ये दो श्रृंखलाओं का बना होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित होती है, मतलब राइट हैंड साइड की ओर ये क्वाइलिंग होती है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हो जाती है, एकदम फिक्स होता है ना। कैसी श्रृंखला बनती है, जैसे अभी हमने बोला कि दो श्रृंखलाएं होती हैं और ये एंटी पैरेलल होती हैं, तो इसको समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पर ये 5 एंड है और ये थर्ड एंड है, तो थर्ड एंड में यहाँ पर क्या है, OH है, और 5 एंड में यहाँ पर फॉस्फेट है ना। दूसरी में देखें तो नीचे की ओर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह है, मतलब ये थर्ड एंड हो गया, और यहाँ पर फॉस्फेट समूह, मतलब ये क्या हो गया, इसका पांचवा एंड हो गया। तो एक हम देख रहे हैं ऊपर वाली कहाँ है, 5 एंड टू थर्ड एंड की हो जा रही है, और नीचे वाली हमारी थर्ड एंड टू 5 एंड की ओर है ना। और यहाँ पर देखिए ये फॉस्फेट है, और फॉस्फेट के साथ ये शुगर जुड़ी हुई है ना, पेंटोज शर्करा जुड़ी हुई है, पेंटोज शर्करा के साथ एडेनिन है, और दूसरी वाली में हमारी थाइमिन, टी लिखा हुआ है ना। और थाइमिन और एडेनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह से हम दूसरी अगर न्यूक्लियोटाइड में जाते हैं तो वहां थाइमिन है, थाइमिन के साथ एडेनिन है, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर गुआनिन है, गुआनिन के साथ क्या है, साइटोसिन है, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह से साइटोसिन है और फिर गुआनिन है, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरह से जो अगर हम इसकी संरचना को देखते हैं तो पता चलता है कि एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम इनकी पूरी संरचना का अध्ययन करें छात्रों, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछा जाता है कि डीएनए की संरचना बताइए, या वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया जो डबल कुंडली का मॉडल है उसकी संरचना बताइए। तो ये यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जो देखा जाए तो दोनों जो धागे हैं, दोनों स्टैंड हैं, उनके बीच का जो डायमीटर होता है, जो दूरी होती है, वो 20 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। ये जो एक क्वाइलिंग की बात करें तो एक क्वाइलिंग की पूरी जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, और एक कुंडली में कुल 10 बेस पेयर होते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो लैडर शेप है, सीढ़ी नुमा संरचना है, तो दो सीढ़ी के बीच की जो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। तो इस तरह से अगर हमको लिखने के लिए आता है कि डीएनए की संरचना बताइए या डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल बताइए, तो यहाँ पर हमको ये सारी की सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड सीढ़ी नुमा कुंडलीदार संरचना है, जिनमें दोनों जो इसके स्टैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, दक्षिणावर्ती होते हैं। इनमें जो व्यास होता है दोनों धागों के बीच का वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इनकी जो लंबाई होती है एक कुंडली की वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक कुंडली के बीच में 10 जोड़े पाए जाते हैं, और एक जोड़े की जो सीढ़ी होती है उसकी अगर डिस्टेंस बोलें तो वो 3.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। छात्रों, जैसा अभी अपन ने देखा कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और यह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो ये कैसे पहुंचाता है? तो ये डीएनए से सबसे पहले देखा जाए तो आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन बनाता है, और इसी रूप में वह सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता रहता है। तो इस प्रकार से आनुवंशिक सूचनाओं का जो बहाव होता है वो डीएनए से आरएनए व वहां से प्रोटीन की तरफ होता रहता है। और ये सबसे पहले एक फ्रांसिस वैज्ञानिक जो थे क्रिक, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था जिसको कि सेंट्रल डोगमा कहा जाता है। तो जितने भी हायर जो लिविंग बीइंग्स हैं, जीव हैं, सभी में ये सेंट्रल डोगमा प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ वायरसेस में देखा जाए तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए से डीएनए का बनना देखने को मिलता है। जैसे आप बता सकते हो कोई एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है? हाँ, बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा, एड्स है ना। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होती है वो रिट्रोवायरस के कारण होती है, जिसे अपन लोग कहते हैं ना। तो सभी जीवों में कैसा होता है, सेंट्रल डोगमा जो होता है,
सीधा होता जाता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। लेकिन जब एड्स का जो वायरस होता है, रेट्रोवायरस होता है, एचआईवी होता है, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब आरएनए से उसमें क्या बनने लगता है, डीएनए बनने लगता है। तो इसके कारण जो अभी तक इसका ट्रीटमेंट है, अगर हम सही तरीके से बोले तो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो ये कुछ विषाणुओं में हमको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा, लेकिन सामान्यतः जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें सेंट्रल डोग्मा होता है, और सेंट्रल डोग्मा में क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। छात्रों, हमारे दिमाग में एक उथल पुथल मची रहती है कि ये डीएनए की कुंडली किस तरह से बनी होती है, क्रोमोसोम्स किस तरह के बने हुए होते हैं, ये आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, और ये हमको मोतियों जैसे दिख रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर डीएनए की जो पैकेजिंग है ना, डीएनए किस तरह से कुंडली बनाती है और किस तरह से आपस में पैकेजिंग करती है, किस तरह से पैक होते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा तो ये बात समझ में आ जाएगी, है ना। तो डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो गुणसूत्र एक अति कुंडलित एवं वलित डीएनए का ही अणु होता है। ठीक है, हमारे दिमाग में आता है कि क्रोमोसोम बोल रहे हैं, फिर क्रोमोसोम्स के साथ हम जीन बोल रहे हैं, जीन के साथ डीएनए बोल रहे हैं, तो इनका आपस में क्या रिलेशन, तो ये रिलेशन हम समझने की कोशिश करेंगे। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो अति कुंडलित एवं वलित डीएनए के ही अणु होते हैं, जो प्रोटीन अणुओं के साथ संयोजित रहते हैं। डीएनए लाखों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इकाइयों के बने हुए एक लंबी श्रृंखला वाला बहुलक होता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं अगर हम देखें तो इकोलाई, इकोलाई क्या है, हमारा प्रोकैरियोटिक है, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। फिर भी इसका अगर डीएनए देखें तो संपूर्ण कोशिका में विस्तारित नहीं होता, अपितु ऋण आवेशित डीएनए कुछ धनावेशित प्रोटीनों के साथ एक स्थान पर पाया जाता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित पाया जाता है, जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। जबकि हम अगर यूकेरियोट्स की बात करें, है ना, यूकेरियोट्स मतलब सुकेंद्रीय में, तो जीवों में न्यूक्लियोसोम जो होता है वो डीएनए पैकेजिंग की आधारभूत इकाई होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ये जो आपको 8 गोले जैसी संरचना दिख रही है, वास्तव में ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम होते हैं। तो यूकेरियोट में न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग की आधारभूत इकाई होते हैं, और ये जो नाम है न्यूक्लियोसोम, ये किसने दिया था, आउडेट ने दिया था। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन की बनी हुई अर्ध बेलनाकार रचना होती है। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय, कम अणुभार वाले और धनात्मक आवेश वाले प्रोटीन होते हैं। ये 5 प्रकार की होती है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है, H1 है, H2A, H2B, H3, H4, और एक छठी भी मिलती है जिसे H5 कहते हैं, जो कि मछलियों में और उभयचरों में पाई जाती हैं। हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो अम्ल प्रचुरता में पाए जाते हैं, और इसमें ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल का अभाव होता है। तो प्रत्येक न्यूक्लियोसोम के मध्य में एक क्रोड, एक प्रोटीन ऑक्टोमर होता है, जिसमें H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन प्रोटीन के दो अणु होते हैं। देखिए यहाँ पर चार बने हुए हैं, तो इसमें 2 जो हैं H2A के हैं, 2 H2B के हैं, 2 H3 के हैं और 2 H4 के हैं। इसमें H1 जो होता है वो लिंकर का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पर देखें तो यदि हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर डीएनए का 1.67 एक वामावर्त चक्र होता है, जिसमें 146 क्षारक युग्म होते हैं। 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, ये जोड़ने का काम करता है। इसकी लंबाई 80 क्षारक युग्म तक हो सकती है। H1 जो प्रोटीन है वो न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं होता है। यह न्यूक्लियोसोम के आधार पर डीएनए के प्रवेश और निकास पे पाई जाती है। ये देखिए जहां से ये अंदर जा रहा है और जहां से बाहर जा रहा है, ये डीएनए, लाल कलर का डीएनए है और ये ग्रीन कलर का इसमें H1 है।
तो H1 जो है डीएनए को अंदर जाने और बाहर निकालने में हेल्प करता है, जबकि हिस्टोन बाकी जो है H2A, H2B, H3, H4 ये आपस में जुड़कर 8 की एक संरचना बना लेते हैं, और ये जो सॉलिड संरचना बन जाती है जो 8 की बनी हुई है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और जब 6 न्यूक्लियोसोम आपस में इस तरह से बन जाते हैं तो 6 न्यूक्लियोसोम से बनी हुई संरचना कहलाती है सोलेनॉइड, और ये सोलेनॉइड पुनः कहना चाहिए मिलते जाते हैं, आपस में संघनित होते जाते हैं, और संघनित होकर धीरे धीरे एक बीडेड संरचना बना लेते हैं, और वो हमें क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देने लगते हैं। देखिए हम अब नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं आपको। छात्रों, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो ये पूरे की पूरी जो है वो हमें लगेगा कि पूरी की पूरी छोटी छोटी मोतियों की तरह ये जुड़े हुए हैं, और यही जो कंडेंस्ड फॉर्म रहता है, इनका संघनित रूप रहता है, ये आपस में मिलकर क्रोमैटिड बनाते हैं, और यही क्रोमैटिड कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिड जो रहते हैं वो क्रोमोसोम्स में फिर परिवर्तित होते हैं, दोहरे हो जाते हैं। कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में क्रोमैटिन की पैकेजिंग के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, जिन्हें सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन कहते हैं, और एक प्रारूपी केंद्रक में क्रोमैटिन के कुछ भाग ढीले ढीले पैक रहते हैं तथा हल्के रंग से अभिरंजित होते हैं, जिन्हें हम यूक्रोमैटिन कहते हैं, और जो सघनता से जुड़े हुए होते हैं और अधिक गहरा रंग लेते हैं उन्हें हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, और हेट्रोक्रोमैटिन वाला जो भाग होता है वो अनुलेखन में निष्क्रिय होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेते हैं। छात्रों, 6.2 आनुवंशिक पदार्थ की खोज। अभी हम लोगों ने डीएनए और आरएनए की संरचना कैसी है इसके बारे में अध्ययन किया। अब ये आनुवंशिक पदार्थ क्यों है, किस तरह से ये आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक था। तो इसके लिए सबसे पहले 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, उन्होंने एक रूपांतरित सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है उस पर उन्होंने प्रयोग किया, और उसके आधार पर अपना ये बताने की कोशिश की कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है कि आरएनए होता है, इसको देखते हैं ना। तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दो रूपों में मिल रहा था, एक था हमारा कैप्सुलेटेड और दूसरा था नॉन कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड का मतलब चिकनी चमकीली कॉलोनी थी, उनके चारों तरफ एक बहु शर्कराइड युक्त आवरण उपस्थित था। दूसरा नॉन कैप्सुलेटेड था, जिसके चारों तरफ आवरण उपस्थित नहीं था। तो वैज्ञानिक ने क्या किया, जब कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को लिया और चूहे में जब प्रवेश कराया तो चूहा मर जाता था, क्योंकि चूहे को निमोनिया हो गया। और जब उन्होंने नॉन कैप्सुलेटेड को डाला और चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा जो रहता है वो नहीं मरता, जीवित रहता है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को लिया और लेने के बाद उसे गर्म किया। गर्म करने से वो मर गया, और मरने के बाद जो उनको केमिकल्स मटेरियल मिला उसको जब उन्होंने चूहे में स्थानांतरित किया तो देखा कि चूहे को निमोनिया नहीं होता है और चूहा जीवित रहता है। जबकि हमने पहले देखा था कि जब बिना गर्म किए चूहे में प्रवेश कराया था तो चूहा मर जाता है, क्योंकि उसको निमोनिया हो जाता है। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो ताप से मृत जो एस प्रभेद था उसको लिया, और आर प्रभेद जो था, आर प्रभेद मतलब जो नॉन कैप्सुलेटेड वाला था, उन दोनों को मिक्स कर लिया, और मिक्स करके उन्होंने क्या किया, चूहे में उसको इंजेक्ट कराया। तो जब चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूहे को पुनः निमोनिया हो गया और चूहा मर जाता है। तो इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कहीं ना कहीं जो मटेरियल है इनहेरिट हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसके डीएनए में या उसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है उसमें उपस्थित है, क्योंकि जो उसकी खोल थी वो खोल तो हटा दी गई थी, खोल तो गई नहीं थी, तो खोल में तो उसका जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट नहीं हो रहा है, उससे कहीं ना कुछ मटेरियल
उसके न्यूक्लियन वाले पार्ट में उपस्थित है, जिसके कारण चूहे की डेथ हो जाती है। इस आधार पर ग्रिफिथ ने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवाणुओं का डीएनए ही ऐसा पदार्थ था जो नॉन कैप्सुलेटेड को कैप्सुलेटेड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण जो चूहा है उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात डीएनए ही है जो एक आनुवंशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कर देता है। अब है 6.2.1 में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। अल्फ्रेड हर्शे एवं हेस ने जीवाणु भोजी पर कार्य किया और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक विषाणु को विकिरण सक्रिय सल्फर पर और एक विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में उत्पन्न किया। हर्शे और चेज ने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणुओं को संक्रमित करते थे, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी जीवाणुओं से चिपकते हैं और अपने आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ को अपना समझने लगते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण करते हैं। हर्शे और चेज को इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है कि नहीं। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस और दूसरे विषाणु को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया था। जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं होता है। ठीक इसी तरह से विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया गया उनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई, डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता। विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं और जैसे ये संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु को सम्मिश्रक में हिलाने से विषाणु आवरण अलग हो जाता है। जीवाणु को अपकेंद्रीयकरण में प्रचक्रण कराने से विषाणु कण जीवाणु से अलग हो जाते हैं। जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है और जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता। इस कारण से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है, विषाणु से जीवाणु में जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, ये बैक्टीरियोफेज का है, जिसमें अंदर की ओर डीएनए लाल कलर से बना हुआ है और चारों तरफ से प्रोटीन का खोल है। तो जब ये बैक्टीरियोफेज चिपकता है तो चिपकने पर केवल ये देखिए डीएनए ब्लैक कलर के हैं, केवल यही अंदर जाते हैं और जाकर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।